Hello students, today I will discuss vapor pressure. You have already learned about concentration terms in my last video. Today I will discuss vapor pressure. This is very important topic. Raoult's law is based on vapor pressure. Thus, you must know what is vapor pressure. किसको हम डिस्कस करेंगे? वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर इसको शॉर्ट में हम V.P के द्वारा डिनोट करेंगे. अधिकांश स्टूडेंट से अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर देंगे कि प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. लेकिन यह डिफिनीशन बिल्कुल क्या होगा? रॉन्ग होगा. प्रेशर ऑफ वेपर इज नॉट वेपर प्रेशर. Vapor pressure can be defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface when they are in equilibrium. अगर लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में प्रेशर जितना एक्सर्ट होगा लिक्विड सरफेस पर वेपर के द्वारा, उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे. अंडरस्टैंड? क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन? द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its surface when they are in equilibrium. अब देखिए यहाँ पर जो दे है, दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है लिक्विड एंड इट्स वेपर्स. कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो तो ऐसी स्थिति में लिक्विड सरफेस पर वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे. सिंपली अगर आप कहते हैं कि प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दिस इज रॉन्ग डिफिनीशन. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. तो सबसे पहले आप समझेंगे, जानेंगे कि किस स्थिति में हम कहेंगे कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है. तो हम अब इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लें. इसको मिटा दें. देखिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर रख लें. ये आपका एक कंटेनर है और इसमें आप लिक्विड फिल कर लें, भर लें. ये आपका लिक्विड का सरफेस है. ठीक है. अब क्या करें कि इसको ऊपर से क्लोज कर दें. देखिए, कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर होगा तो निश्चित रूप से उसका वेपर बनेगा. अब लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट करता है, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे.
यह लिक्विड का बल्क है, बल्क अंदर वाला बल्क, और ये आपका सरफेस है। तो सरफेस पर भी लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल को बल्क वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, इसको बल्क वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल के पास इतना काइनेटिक एनर्जी है कि इस मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक कर दे, तो होगा क्या कि यह मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ करके इस इम्पटी स्पेस में चला जाएगा। किस रूप में? वेपर के रूप में। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अगर लिक्विड पर जो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं, उनमें अगर इतना काइनेटिक एनर्जी हो कि वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकता हो, तो उस स्थिति में वह मॉलिक्यूल वेपर फेज में आपका चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ, इवेपोरेशन। कुछ समय बाद आप देखेंगे, अब मॉलिक्यूल मान लीजिए कि यहाँ पर कलेक्ट हुए, बाहर निकलने का रास्ता है नहीं, तो वह कंटेनर के वाल से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब कंटेनर के वाल से जब कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के कारण वो फिर लिक्विड स्टेट में वापस लौट आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि कुछ समय बाद ही कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कि ये आपका वेपर मॉलिक्यूल है, अब यह वाल से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। टकराने के फलस्वरूप यह अपना काइनेटिक एनर्जी क्या किया, लूज किया। अब लूज करेगा तो फिर यह रिटर्न बैक हो जाएगा कहाँ, लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट में चलाएगा, और इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई? यानी कि शुरू में तो इवेपोरेशन हो रहा था, कुछ समय बाद कंडेंसेशन भी आपका क्या होगा, शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति आएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर्स के द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड सरफेस पर, वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे समझेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, यहाँ पर एक डिवाइस लगा देंगे जिसको मैनोमीटर कहा जाता है। यू शेप है, आपका ट्यूब है, यू शेप पे ट्यूब, और इसमें मरकरी आप फिल कर दीजिए। मरकरी आपका भरा रहेगा, मरकरी भर गया, Hg। इनिशियली दोनों साइड मरकरी का लेवल क्या होता है, सेम रहता है। और मान लीजिए कि इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो आपका जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, इस वे के द्वारा, इस रूट के द्वारा यहाँ तक चले आएंगे, और उसके बाद अब मरकरी पर यहाँ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो धक्का मारेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, धक्का मारेंगे तो उस स्थिति में इधर मरकरी का जो हाइट है बढ़ना प्रारंभ करेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? मरकरी का हाइट है इस कॉलम में क्या होगा, राइज होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ केवल इवेपोरेशन हो रहा है,
तो ये इवेपोरेशन हो रहा है, लगातार यहाँ पर झटका पड़ेगा और ये अपना राइज होता चला जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद तो कंडेंसेशन भी शुरू हो जाता है। तो यही कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हाइट होगा कांस्टेंट हो जाएगा। एक खास हाइट पर जा करके मरकरी का जो चढ़ना है, राइज होना है, वो बंद हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब आप समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ, अटेन हो गया। अब इस स्थिति में यहाँ पर जो हाइट आपका राइज किया, मान लीजिए कि एच द्वारा इसको डिनोट कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर आया, तो वेपर प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो आप बिल्कुल आसानी से वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किस डिवाइस के द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि आपको यह समझना है कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर के द्वारा इफेक्टेड होता है। तो याद रखें, वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड्स कैन बी अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि वह दोनों कौन कौन से फैक्टर हैं। तो एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा आपका है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर आपका डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा? अब आप समझिए कि यहाँ जो लिक्विड लिया गया, यह कैसा लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड है। चूंकि 2 प्रकार के लिक्विड हो सकते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वेपर प्रेशर तो वोलाटाइल लिक्विड का हो सकता है, नॉन वोलाटाइल का तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए कि ये लिक्विड आपका वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल में या तो लेस हो सकता है, लेस वोलाटाइल, या आपका मोर वोलाटाइल हो सकता है, मोर वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो लेस वोलेटाइल होगा, कम वेपोराइज होगा। और मोर वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कहने का मतलब यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा यह कम होगा, लो होगा, और यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा यह आपका हाई होगा। तो वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर निर्भर करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर निर्भर करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? आपका अधिक होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लीजिए कि यहाँ 2 लिक्विड है H2O और एक है आपका डाई इथाइल ईथर। आप जानते हैं कि H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। डाई इथाइल ईथर में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। तो बताइए कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ये वीक होगा। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर पूछा जाए कि H2O और डाइइथाइल ईथर में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O
लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर। समझ में आ गया? इसका वेपर प्रेशर कम होगा, कम वेपोराइज, कम वेपर बनेगा, इसका कम वेपर बनेगा, ऐसा क्या होगा, ज्यादा वेपर बनेगा। तो ज्यादा वेपर बनेगा तो स्वाभाविक है कि उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कम वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो किस पर निर्भर किया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या आप नेचर ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं। इसको मैं लिखवा दे रहा हूं। Vapor pressure depends on first intermolecular force. Vapor pressure inversely proportional intermolecular फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वह ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अगर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका मीनिंग यही है। और दूसरा चीज है टेम्परेचर। देखिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वह है वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ज़्यादा वेपर आपका बनेगा, और ज़्यादा वेपर बनेगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव ए लिक्विड सरफेस एंड कम इनटू वेपर फेज। अंडरस्टैंड? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसका कंक्लूजन है कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर के इफेक्ट को, वेपर प्रेशर पर जो आपका इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, उसको आप एक क्लॉसियस इक्वेशन के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखें क्लॉसियस इक्वेशन क्या है। लॉग T2/T1 इज इक्वल टू डेल H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यहाँ ध्यान आपको रखना है कि P1 क्या है। P1 वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T1, और T2 आपका वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T2। डेल V पे H का मीनिंग है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट। इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि इक्वेशन का RHS आपका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ
वेपोराइजेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग आप समझते होंगे कि लिक्विड को अगर वेपर में आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, तो वन मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस में चूंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए एंथैल्पी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो डेल वेप एच का साइन आपका पॉजिटिव, T2 माइनस T1 भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि T2 ग्रेटर देन आपका क्या है, T1 है। तो RHS कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी 0 से ग्रेटर होगा। तब तो आप लिख सकते हैं log P2 by P1 greater than 0, that means log P2 by P1 greater than log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 की जगह पर आप log 1 यूज कर सकते हैं। अब log का log कैंसिल हो गया, तो P2 by P1 ग्रेटर देन 1, तो P2 ग्रेटर देन आपका क्या हो गया, P1। इसका मीनिंग क्या निकला कि वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपने देखा कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज इतना ही पढ़िए, फिर अगले वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ पढ़ाएंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।